वैसे ही हर बच्चे की लाइफ में भी प्रॉब्लम है। गांधी हाउस के स्टूडेंट्स प्लीज अपना नाम लिखा ले। सिद्धार्थ दंडपाठ और ढांडू। क्या आपको वो मैथ्स के खड़ूस टीचर वो सिंपू सिंह याद है ना? और वो जो क्यूट से जूजूस जिन्होंने पूरे भारत का दिल जीत लिया था। और हाँ, वो लैम्पुट जिसने भारत को एमी अवार्ड्स तक नॉमिनेशन दिलाया। और साथ ही जो आज चल रही है फिल्म थिएटर्स में, रिटर्न ऑफ द जंगल, आई एम श्योर उसके बारे में आपने सभी ने सुना होगा। बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। आज हमारे साथ कोई आम डायरेक्टर नहीं है, ये जादूगर हैं जिन्होंने भारत को ग्लोबल एनिमेशन मैप पर खड़ा कर दिया है। वैभव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन प्राइम न्यूज़। सबसे पहले तो सिंपू सिंह, बहुत ही क्यूट खड़ूस से वो टीचर, तो आपने उनकी आवाज़ डब करी थी? जी, मतलब मेरे टीचर थे जब मैं 10वीं में पढ़ता था। मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था, मेरे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे, मिलिट्री में थे। तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में मेरे मैथ्स टीचर थे और जो गंदे बच्चे होते थे क्लास में वो उनकी नकल उतारते थे और मुझे बहुत मज़ा आता था उनकी गंदी कहानियाँ सुनने में। और मैं हालांकि अच्छा छात्र था, बट मेरे दिमाग में सब वो जो ख्याल होते थे मैं उनको ड्रॉ करता था। और मैं वहाँ से सिंपू सर का जन्म हुआ। और वो अभी फिक्शन है, असली में वो सर कैसे थे मुझे उनका कुछ अभी पता नहीं है। बट जो ये कहानियाँ बनती थी ना गंदे बच्चों की, वो मेरे दिमाग में इतने एक्साइटिंग थे कि मैं उसको लेकर कहानियाँ बनाता गया। आस्क द पंकज, एक डायलॉग तो बनता है हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी आवाज़ में। यस यस बॉयज, भाई हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके। ब्यूटीफुल। और वो जो वोडाफोन के आपने क्यूट से जूजूस बनाए थे, उनकी कहानी क्या है? क्योंकि एक इस तरह के कैरेक्टर्स जो अजीबोगरीब भी हैं और इतने क्यूट भी हैं, क्या क्लाइंट पहली बार में वर दे हैप्पी विद इट? क्या कहानी है? तो मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि वोडाफोन के जो जूजूज हैं उसके क्रिएटर्स हम नहीं हैं। और वोडाफोन के जूजूज कभी एनिमेटेड नहीं थे, वो रियल कैरेक्टर्स, रियल ह्यूमंस थे जो कॉस्ट्यूम्स पहन के परफॉर्म करते थे। तो उनको क्रिएट जिसने किया था वो थे ONM बॉम्बे और निर्वाणा फिल्म्स बैंगलोर। हम उस कैंपेन में काफ़ी साल बाद आए जब उनको डिजिटल 3D के ज़रिए हमने क्रिएट किया था। तो ओरिजिनल क्रिएटर्स हम नहीं है तो उसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। बट बाद में हमने उन जूजूस को 3D एनिमेशन यूज़ करके रिक्रिएट किया था। जितने होर्डिंग्स आप बाहर देखते थे वो हमने क्रिएट किए थे, उनके स्टिल्स। और फिर वोडाफोन ने कुछ साल बाद एक छोटे जूमीज इंट्रोड्यूस किए थे जो ग्रीन हेलमेट पहन के, वो डिजिटली पूरा हमने क्रिएट किया था। और जैसे लैम्पुट की जब बात करते हैं तो एमी नॉमिनेशन, कितने एक्साइटेड थे? वो भी 2 नॉमिनेशन। कैसा लगा और क्या लगा कि वी कैन डू इट एज वेल? एक्चुअली कभी हमने अवार्ड्स सोच के फिल्में नहीं बनाई हैं। हम फिल्में बनाते हैं क्योंकि हमें वो कहानियाँ बहुत एक्साइट करती हैं और हम चाहते हैं कि उस एक्साइटमेंट को हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। तो लम्पुट के साथ भी ये हुआ और मैं उसका श्रेय दूंगा आनंद बाबू को, जो हमारे टीम के एक बेहतरीन पागल इंसान हैं, पागल आर्टिस्ट हैं और इतने बिजार उनके आइडियाज़ होते हैं। लम्पुट को वही डायरेक्ट करते हैं। तो जो लम्पुट की जान है वो एक्चुअली आनंद बाबू की का एफर्ट है। तो जो एमी का जो नॉमिनेशन है वो हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है अनडाउटेडली। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑडियंस के रिएक्शंस, जो लम्पुट के इतने सारे फैंस हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बट एमी में जब नॉमिनेशन हुआ तब तो ऑब्वियसली, बिकॉज हमने सिर्फ इन अवार्ड्स के बारे में सुना है, अब जब हम उस वर्ल्ड के टॉप 4 नॉमिनीज़ में से एक हैं तो डेफिनेटली एक ऑनर है। अगली बार फिर से हुआ, इनफैक्ट पिछले साल हुआ था, एंड वी वर नॉमिनेटेड विद ब्लूई। ब्लूई एक बहुत बेहतरीन, मतलब इंटरनेशनली अप्रिशिएटेड सीरीज़ है। तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे भी ब्लूई बहुत पसंद है। माई डॉटर इज़ अ फैन टू। ट्रू। एनिमेशन की जब बात होती है ना इंडिया में खासकर, तो एक दिमाग में चीज़ आती है कि बच्चों के लिए। और अगर आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो क्या वो उसे छोटा भीम और पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के चश्मे से ही देखते हैं क्या? यस, सैडली यस, बिकॉज अब तक हमने उसी दायरे में काम किया है। तो अब जब अगला हमारे दिमाग में भी यही थी कि ये क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि सिर्फ ये बच्चों के लिए, और बच्चों को भी ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई 3rd ग्रेड सिटीजन्स हो, कि हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, और बच्चों को दे दो।
ये एटीट्यूड ही गलत मुझे लगता है, बिकॉज बच्चों के लिए जब आप कंटेंट करते हो वो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज सीनियर्स। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को हर कोई चीज़ तो नहीं देते प्योर, जो हम सही मानते हैं वही देते हैं। वैसे ही एज कंटेंट क्रिएटर्स भी हमें बच्चों को वही कंटेंट देना चाहिए जिससे हम प्राउड हों। ये आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली है, क्योंकि बच्चों के लिए आजकल जो कंटेंट आ रहा है वो स्क्रॉल कंटेंट है, टिकते नहीं हैं किसी एक चीज़ पे। ऐसे में कितना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए कंटेंट बनाना। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं बनाता हूँ कि बच्चों को क्या पसंद आएगी। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मतलब मुझे जो अच्छी लग रही है मैं उनको वो दूंगा। क्योंकि अगर मैं खुश हूँ, मैं प्राउड अगर उससे नहीं हूँ, तो मैं उनको वो क्यों दूँ? क्योंकि मैं कभी नहीं ये जान पाऊँगा कि बच्चों को क्या अच्छी लगती है, आपको या किसी और को क्या अच्छी लगती है। मेरा टारगेट ऑडियंस सबसे पहले मैं हूँ। अगर मुझे अच्छी लग रही है वो चीज़ तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि एनिमेशन एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। अगर आप एक्साइटेड नहीं है, पैशनेट नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ एनिमेशन में जो इंडिया में देखी गई एक माइंडसेट ये है कि जब हम एनिमेशन की बात करते हैं वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, महाभारत जैसी स्टोरीज़ हम उसमें डाल रहे हैं। तो जो कंटेम्प्रेरी इंडिया की स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट है? रिटर्न ऑफ द जंगल से आपने कैसे तोड़ा ये चीज़? विभा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इतने साल जो हम लोग, करीब 30 साल से हम इंडस्ट्री में फिल्में बना रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली ये चीज़ एज ऑडियंस हम ये ऑब्ज़र्व करते थे। एक तो बच्चों वाली जो बात है कि यार ये मीडियम बच्चों तक सीमित ना रहे, हम कंटेंट ऐसा बनाए कि सब ऑडियंसेस को वो अपील करे, अडल्ट्स को, फैमिलीज़ को। और दूसरी जो बात आपने बताई कि कंटेम्प्रेरी जो हमारा एवरीडे लाइफ है, पर्सनली एज अ स्टोरी टेलर मुझे उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आपने सिंपू की बात की, आपने लंपुट बात की, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंसेस को मैं अपनी फिल्मों में डालना चाहता हूँ। तो रिटर्न ऑफ द जंगल जो है, एज अ चाइल्ड मैं हमारी लोक कथाओं से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। मुझे बहुत इमोशनल भी लगते हैं और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। और वो सिर्फ एक ऑडियो विजुअल कहानी नहीं है, उसमें एक मॉरल वैल्यूज़, एक सीख इतनी बेहतरीन होती है कि वो उस चीज़ की जो इमोशनल अपील है, जो आपके साथ रहता है, वो उस मॉरल वैल्यू की वजह से। और वो सब मॉरल वैल्यूज़ आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने इतने साल पहले, मतलब जंगलों में उन कहानियों का जन्म हुआ था, चाहे जातक कथाएं हो, चाहे पंचतंत्र हो। तो विष्णु शर्मा जी ने तो जो यंग प्रिंसेस हैं उनको एजुकेट करने के लिए करिकुलम बनाया, जो 5 चैप्टर्स के रूप में उन्होंने बनाया। तो इन चीज़ों से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली और वो मैं इंस्पिरेशन पास ऑन करना चाहता हूँ। तो एज अ स्टोरी टेलर रिटर्न ऑफ द जंगल जो है वो एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूजन है हमारे फोक टेल्स का भी और कंटेम्प्रेरी बच्चों का। क्योंकि जो हमारी एंशिएंट विजडम है वो आज भी रेलेवेंट है, इसीलिए मैं उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में पेश करना चाहता हूँ अपने ऑडियंसेस को। वैभव, रिटर्न ऑफ द जंगल लगभग 1.5 दशक, 15 साल लगे हैं इस फिल्म को बनाने में। 15 साल बहुत होते हैं, बड़े हो जाते लोग, शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, लोग अपना करियर बदल लेते हैं। आपने ये सपना कैसे जिंदा रखा, और कभी ऐसा लगा कि यार बहुत थक गए हैं, हो गया अब नहीं बस? जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक्साइटेड हैं उस सब्जेक्ट से तो आप थकोगे नहीं कभी, बिकॉज वो एक्साइटमेंट आपको बनाए रखती है। और मैं भी बड़ा हुआ, मैंने भी शादी की, मेरे भी बच्चे हुए इस सब सालों में, बट मेरा सबसे बड़ा बच्चा जो है वो रिटर्न ऑफ द जंगल है। क्योंकि वो 15 साल जो आपने बोला उससे भी पहले से मेरे दिमाग में वो उपज रहा था। तो मेरी डॉटर अभी 20 साल की होने वाली है, तो रिटर्न ऑफ द जंगल शायद मेरी डॉटर से 2-3 साल बड़ा है। तो ये सब मतलब जो जीवन जैसे भी चल रहा हो, बट जो मेन पर्पस है लाइफ का हमारे लिए तो अपना काम है। तो जो चीज़ आपको एक्साइट करती है एज अ फिल्म मेकर, मुझे अपने ऑडियंसेस के साथ वो शेयर करना, वो मेरी सबसे बड़ी अर्ज है। तो मैं आज इसलिए बहुत खुश हूँ कि आज ना तो फिल्म ना ही केवल फिल्म बनी है, बट थिएटरों में आ गई है, 2 हफ्ते ख़त्म कर गई है सक्सेसफुली, और आज की तारीख में 3रे हफ्ते में हमारी फिल्म उतर चुकी है। जबकि बड़े लाइव एक्शन फिल्में, बड़े स्टार्स की लाइव एक्शन फिल्में 1 हफ्ते में उतरी है, 2 हफ्तों में उतर गई है। हमारी एनिमेशन फिल्म अभी 3रे हफ्ते में चली है, और मैं समझता हूँ कि ये अब केवल वार्म अप हुआ है। अब हमारी फिल्म जो है आग लगाने वाली है, क्योंकि ऑडियंस को अब पता चल रही है, ऑडियंस देख रही है सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ।
और यही मैं पूछना चाहती थी, सबसे क्यूट रिएक्शन या सबसे क्यूट कमेंट ऐसे जो आपको लगा यार सफल हो गया बनाना फिल्म? हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग थिएटरों में जा रहे हैं, जैसे आज दिल्ली गए थे, हम पुणे भी गए थे, मुंबई भी गए थे, और हम ऑडियंसेस को मिल रहे हैं जब फिल्म ख़त्म हो जाती है, और फिल्म के दौरान हम उनके बीच बैठ के देखते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि जो जो चीज़ें हमने प्लान की थी कि कहाँ ऑडियंस हंसना चाहिए, कहाँ ऑडियंस को थोड़ा आंखें नम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कि वो हो रहा है तो बहुत खुशी मिलती है। और स्क्रीनिंग के बाद जब ऑडियंस जानती है कि अरे ये डायरेक्टर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो इतना खुल के इतना प्यार जो हमें मिला है उसके लिए मैं तो बहुत ही आभारी हूँ और इतना खुश हूँ मैं। तो मतलब वो बयान नहीं कर सकते। और अभी है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, कि ऑडियंस ने अब फिल्म को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज़ किया है, बिकॉज हमारी छोटी टीम है, मार्केटिंग हमारी उतनी बेहतरीन नहीं हुई है, बट अब जब ऑडियंस देख रही है तो उन्होंने उसे अपना फिल्म बनाया है। और हमारी एनिमेशन की भी जो कम्युनिटी है इंडिया में, उनका हमें भरपूर सपोर्ट मिला है, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। वैभव, कोई गॉडफादर नहीं, सेल्फ फंडेड फिल्म ये आपकी है, फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट किया, आई थिंक यू हैव टू पुट इन एवरीथिंग इन दिस फिल्म। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया, और अभी भी ये चल रहा है प्रोसेस, इट्स नॉट एन नेवर एंडिंग प्रोसेस इन अ वे? तो मैं ये कहूँगा मेरे पास गॉड फादर भी था, गॉड मदर भी थी, गॉड सिस्टर थी, गॉड कज़न सिस्टर, गॉड मौसी, गॉड मामा। सिर्फ गॉड फादर ही नहीं, मेरे पूरा गॉड परिवार जो था वो हमारे साथ था, और उनकी वजह से फिल्म थिएटरों में आ पाई है। तो मतलब हर तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपना काम करते गए, और हर डायरेक्शन से हमें इतना सपोर्ट मिला है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी काफ़ी लंबा और जाना है। पूरे देश को हमें ये फिल्म एक बार नहीं 2 बार दिखाना है। और अगर जब हम इंडिया में एनिमेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, कि हम डिज्नी को कॉपी कर रहे हैं, हम पिक्सर को कॉपी कर रहे हैं, और अपना नहीं सोच रहे कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं? देखिए, हर फिल्म मेकर अपने हिसाब से फिल्म बनाएगा या बनाएगी। मुझे जो सही लगा या हमारी टीम को जो सही लगा वो हमने किया, और हमारी ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है, तो मैं समझता हूँ वो शुरुआत हमने कर दी है। अब गलतियों पे हम ड्वेल करें उससे अच्छा है जो चीज़ें हम सुधार चुके हैं ऑलरेडी, और जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, और बस वो करते रहें। और ऑडियंस का जैसे हमें रिस्पेक्ट और उनका प्यार तो मिल रहा है, अब हमें उनके पैसे भी चाहिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। एज अ क्रिएटर ठीक है, फिल्म बनाने का काम मेरा हो गया है, अब मैं एज अ सेल्समैन मैं उसे बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो पैसे मुझे मिलेंगे तभी तो मैं मेरी दूसरी फिल्म बना पाऊँगा। ऑडियंस हमें थिएटरों में जब हम जाते हैं हमें कह रहे हैं हमें ऐसी फिल्में बहुत देखनी है, और बनाओ, आप और बनाओ। So you should drop it here. What is the next film on? So the next film, Return of the Jungle, is not just a one film property. We have 2 more feature films. We have an episodic series, merchandising है, प्लस हमारे आनंद बाबू का मैंने जिक्र जो किया था, पागल बंदा जो लंपुट का डायरेक्टर है, उसकी एक एपिसोडिक सीरीज़ है जो 2D एनिमेशन है। तो करने को इतनी चीज़ें हैं। हम एनिमेशन एजुकेशन में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, उसमें हम और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो एज वैभव स्टूडियोज़ देयर इज़ सो मच मोर टू डू। तो जैसे फिल्म की जर्नी अभी शुरू हो रही है, हमारी भी जर्नी, एक नई जर्नी अभी शुरू हो रही है। और जाते जाते यंग एनिमेटर्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यंग एनिमेटर्स के लिए मैसेज ये है कि आप अपनी क्लैरिटी रखिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसी को फॉलो कीजिए, बिकॉज हर स्टेज में आपको अच्छे पैसे और अच्छा काम, ये 2 चीज़ में आपको चॉइस करना होगा, और आप क्या चूज़ करते हैं उससे आपकी जर्नी आगे जाएगी। तो अपनी क्लैरिटी रखिए कि आपको क्या चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए। लेकिन रिटर्न ऑफ द जंगल में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी को ट्रिब्यूट दिया है। कॉपीराइट लेना उसका कितना डिफ़िकल्ट था, और कैसे हुआ ये पूरा प्रोसेस, और क्यों नुसरत फ़तेह अली खान जी? मैं एक्चुअली कॉलेज टाइम से उनके गाने सुनता था। आई एम श्योर ग्लोबली लोग उनके फैंस हैं। तो मुझे उनका एक ये जो कव्वाली जो हमने यूज़ किया है, याद नबी का गुलशन, मैंने पहले भी सुना हुआ था और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता था। अब जब फिल्म बनाने के पहले एक बार जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा एक फ़ील लगा कि इसकी म्यूज़िक और इसके लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल थे, मुझे लगा कि यार कोई बीमार भी होगा ना, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। तो इस इमोशन को मुझे पकड़ना था, और
इस इमोशन को मुझे अपनी फिल्म में डालना था और मैंने सोचा कि इस वजह से मैं एक बच्चे को बीमार करूँगा और इस गाने के ज़रिए उसको ठीक करूँगा। तो ये एक वो जो ब्यूटीफुल एक इमोशन था मुझे अपनी फिल्म में, मुझे वो चाहिए था। तो इसीलिए उस गाने के राइट्स हमने लिए और उस सॉन्ग पे मैंने जो मुझे जो विजुअल्स आए उसको यूज़ करके, और अभी ऑडियंस को इतना अच्छा लग रहा है। मतलब वो मोमेंट है हमारी फिल्म का, एक क्लाइमैक्स मोमेंट है जहाँ पे लोगों की आंखें नम होती है, कुछ लोग रोते हैं। मैं तो बहुत बार रोया हूँ सुन के और उस सीक्वेंस को देख के भी। तो आई एम वेरी ग्लैड कि अब ऑडियंस तक वो इमोशन पहुँच रही है। Thank you so much for talking to us today. Thank you.